क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कन्याकुमारी में एक रैली को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस पार्टी पर सियासी हमला बोल रहे थे। जो कि दोस्तों आज कर्नाटका में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जमकर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि भारत एक लोकतंत्र देश है, इस बात को पूरी दुनिया मानती है, बट हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के राजनेता इस शब्द को सुनते ही उनके पेट में दर्द होने लगता है। यही कांग्रेस पार्टी दूसरे देशों में जाकर हमारे देश की परंपराओं को मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों यह आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस पार्टी की राजनेताओं पे लगा रहे हैं, जो कि इससे पहले भी कई बार वह लोकसभा 2024 की चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी पर जमकर सियासी हमला बोल रहे थे। दोस्तों उनका भी वीडियो आप सुनिए कि कैसे कर्नाटका में एक बार और कांग्रेस पार्टी के राजनेताओं पर जमकर सियासी हमला बोल रहे हैं। जब हम कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो पूरी दुनिया उसे स्वीकार करती है, दुनिया को कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब ये बात कांग्रेस वाले सुनते हैं, सुनते ही उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये लोग दुनिया भर में जाकर हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को, हमारी महान परंपराओं को बदनाम करते हैं। ये लोग भगवान बसवेश्वरा की विरासत का मजाक उड़ाते हैं। तो पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद एक बार और आरएसएस को लेकर जमकर जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उनको बरगला रहे हैं। दोस्तों क्या भारत में जो मुसलमान इस वक्त हैं तो क्या वह आरएसएस के खौफ में है? क्या जो भारत के मुसलमान हैं उन्हें आरएसएस हमेशा प्रताड़ित करती रहती है? जो कि आरएसएस भारत में एक संगठन है दोस्तों, जो कि देखा जाए तो पीएफआई भी भारत की एक संगठन है जो कि इस वक्त उसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि कई जगहों पर आतंकी हमले में इनका पूरा योगदान, पूरा सहयोग रहा है और उसके वजह से इसे बैन कर दिया गया है। बट उसी पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद जो इस वक्त आरएसएस को लेकर जो मुसलमानों को बरगला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि भारत में ऐसे राजनेता रहे तो गृह युद्ध ज्यादा दिन नहीं होगा कि भारत में एक दिन गृह युद्ध हो जाएगा। दोस्तों पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद का वह वीडियो सुनिए जो मुसलमानों को आरएसएस के नाम पर बरगला रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आरएसएस वर्सेस मुस्लिम, और इसलिए मैं आज स्टेज से पूरे इंडिया के आवाम से कहता हूँ आरएसएस को पहचानिए। जानिए आपके डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस लीडर कौन है, जानिए अपने डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस का बौद्धिक प्रमुख कौन है, जानिए अपने डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस का शारीरिक प्रमुख कौन है, जानिए पहचानिए उनको कौन है, क्योंकि ये लोग आपके असल दुश्मन है, जो आपके साथ रहने वाले। जो टॉर्चर करना है कर, मैं भी तुझे ऐसा सब्र और ऐसा इस्तकामत दिखाऊंगा जो इस्तकामत आज तक अरबों ने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा और सोचा नहीं होगा। हम लोग ये बिलाल के वाकिया सुनकर बड़े हुए लोग हैं। आप हमें ईडी से डराओगे, आप हमें एनआईए से डराओगे, आप हमें यूएपीए से डराओगे, ये सब चलने वाला नहीं है। हमारे भारत में कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि रोड की जो पटरी होती है साइड में, वहां पर लोग चाट चाउमीन बेचते हैं, तो कोई बर्गर लगाकर दुकान बेचता है, तो कोई सब्जी की दुकान लगाकर बेचता है, कोई पकौड़ा तलता है। तो ये जो छोटे बिजनेस के लोग हैं इन पर खास करके जो सरकारें होती है वह कोई ध्यान नहीं देती है और रोड के किनारे पर ये रेडी लगाते हैं तो उसे परेशान करती है पुलिस, उसे परेशान करती है ट्रैफिक पुलिस, उन्हें परेशान करती है जो वहां के म्युनिसिपैलिटी होती है। बट दोस्तों इन छोटे बिजनेस वालों को लेकर अरविंद केजरीवाल स्कीम लेकर आए हुए हैं कि जो रेडी पटरी पर लगा रहे हैं, जो अपनी छोटी बिजनेस करके बेहद गरीब परिवार से आते हैं, उनको लेकर उन्होंने एक अलग स्कीम लेकर आया है कि जो रेडी पटरी वाले हैं उनकी सर्वे किया जाएगा कि कहां पर कौन रेडी वाला लगा रहा है, जो कि उस स्कीम के अंतर्गत ना तो उन्हें कोई पुलिस वाले परेशान करेंगे, ना तो ट्रैफिक पुलिस परेशान करेगी और ना ही जो म्युनिसिपैलिटी के लोग हैं वह परेशान करेंगे। इस स्कीम को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री। दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। दिल्ली के सभी रेडी पटरी वाले भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी है। हम समझते हैं कि सड़क के किनारे रेडी पटरी लगा के काम करना कितना मुश्किल होता है। पुलिस परेशान करती है, कभी कमेटी के लोग, कभी अफसर के परेशान करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें इन परेशानियों से छुटकारा मिले, उन्हें इज्जत की जिंदगी मिले, वो भी इज्जत के साथ अपना काम कर सकें। रेडी पटरी पे दुकान लगाने वाले भी हमारे भाई बहन हैं, पर वो बेहद गरीब परिवारों से आते हैं।
जो अपना घर चलाने के लिए छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए मजबूर हैं। हमने निर्णय लिया है कि ऐसी सभी दुकानों का हम एक सर्वे कराएंगे। जहां जहां उनकी दुकानें हैं वहां उनका एक सर्वे होगा कि कितने दुकानदार किस एरिया में हैं, कौन कौन कहां बैठता है, दुकान लगाने का इंतजाम करेंगे। हमारे भारत में कई बार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसे हैक कर लिया जाता है, जो कि ईवीएम को लेकर और वीवीपैट को लेकर और आचार संहिता को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर आज एक बार और कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने स्टेटमेंट दिया है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए और जो ईवीएम और वीवीपैट है उस पर भी चुनाव आयोग को ध्यान देना है कि जो वोटर उस पे वोट मार रहे हैं उन्हें पूर्णतः यकीन हो कि हम जिस पार्टी को वोट दिए हैं, जो सस्पेंसर वोटर के बीच में बनी हुई है, उसको चुनाव आयोग दूर कर दे। दोस्तों, ईवीएम, वीवीपैट, आचार संहिता और चुनाव आयोग को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों, सबके लिए वो निष्पक्ष रहे, चुनाव आयोग किसी पक्ष का ना होना चाहिए। हमें ये बात इसलिए कहना पड़ते है कि पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि आचार संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं हम लोग, तो चुनाव ऐलान होने की बाद देश में चालू हो जाते हैं। उस समय आम वोटरों को लुभाने के लिए आज 70 पार्टी और खासकर देश की प्रधानमंत्री। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हिंदुस्तान के आम लोग निडर होकर निश्चित तरीके से चुनाव में शामिल हो और इसके साथ साथ आम लोगों के बीच ईवीएम की मसला, आम लोगों को अगले चुनाव में निष्पक्ष वोट होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल खड़ा कर देते हैं। तो ईवीएम जो मुद्दा है, ईवीएम और वीवीपैट इस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए कि लोगों के मन में कभी शंका न पैदा हो कि मेरा वोट मेरा मन का माफिक हुआ या नहीं।